17 अगस्त 1988 शाम के 3:51 हो रहे थे। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल ज़िया-उल-हक के एयरक्राफ्ट C-130 हरक्यूलिस ने अचानक वर्टिकल डाइव ले ली और ज़मीन की तरफ मुड़ गया। इस जहाज़ की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी। चंद सेकंड्स बाद ये आकर ज़मीन से टकराता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की आवाज़ मीलों दूर तक सुनाई देती है। टोटल में 30 लोग मारे जाते हैं। ना कोई मेडे कॉल, ना ही कोई डिस्ट्रेस सिग्नल और ना ही कोई वार्निंग। आखिर इस जहाज़ के साथ क्या हुआ? आज 38 साल बाद मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस करने के बावजूद भी हम आपको सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करते हुए दिखाई देंगे कि ये CIA ने किया, ये मोसाद ने किया, ये रा ने किया या ये KGB ने किया। हम कन्फर्मेशन के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। आइए आज इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की तारीख के सबसे मिस्टीरियस प्लेन क्रैश की कहानी बताते और दिखाते हैं। आइए आज 38 साल पीछे चलते हैं और जनरल ज़िया-उल-हक की ज़िंदगी के आखिरी 24 घंटों को देखते हैं। 17 अगस्त 1988 जनरल ज़िया रावलपिंडी आर्मी हाउस में मौजूद थे। वो पिछले 11 सालों से पाकिस्तान पर हुकूमत करते हुए आ रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी के तख्ते पर लटका दिया था और अब अमेरिकन को खुश करने के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान जंग में वो पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बना चुके थे और मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे थे। ये मुजाहिदीन तालिबान कैसे बने, हमने मुल्ला उमर वाले वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। जनरल ज़िया मुजाहिदीन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, उन्हें हथियार दे रहे थे और सीक्रेटली पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रन कर रहे थे। वो अपने चारों तरफ दुश्मनों की तादाद बढ़ाते हुए जा रहे थे। ईरान, इसराइल, इंडिया, सोवियत यूनियन के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था। इस रीजन में पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय बन चुका था, साथी बन चुका था। उस दिन जनरल ज़िया का फ़ोन बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जनरल महमूद दुरानी जो कि मुल्तान आर्मर डिवीज़न के कमांडर थे, वो उन्हें बार बार कॉल्स किए जा रहे थे, उन्हें इंसिस्ट कर रहे थे कि आप बहावलपुर आए। मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन टैंक M1 अब्राम की डेमोन्स्ट्रेशन को अरेंज किया है, आप इसे चेक करें। उनके साथ US एम्बेसडर आर्नोल्ड रैफेल और चीफ मिलिट्री मिशन इन पाकिस्तान ब्रिगेडियर जनरल हर्बर्ट वेसहोम भी थे। जनरल दुरानी का ख्याल था कि ये टैंक्स इंडिया के खिलाफ उन्हें एक अपर हैंड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जनरल ज़िया वहाँ जाना ही नहीं चाहते थे। वो खुद जाने के बजाय वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी या किसी और जनरल को भेजना चाहते थे। उसकी वजह यह है कि जनरल ज़िया टैंक्स को खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। वो एवाक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहते थे, लेकिन जनरल दुरानी उन्हें बार बार फ़ोन कॉल किए जा रहे थे, उन्हें इंसिस्ट कर रहे थे कि आप खुद आएँ। इस बात को लेकर जनरल ज़िया गुस्सा भी हो गए और अपने एक ADC से कहने लगे कि इसका आखिर मसला क्या है, ये इतना इंसिस्ट क्यों कर रहा है कि मैं खुद आऊँ। जनरल ज़िया खतरे को भांप चुके थे क्योंकि US इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने उन्हें वार्न किया था कि KGB कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है, इसलिए आप मोहतात रहें। खुद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने भी उन्हें कई बार वार्न किया था और हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस हमीद गुल ने भी उन्हें एडवाइस किया था कि कुछ वक्त के लिए एयर ट्रेवल अवॉइड करें। लेकिन जनरल ज़िया पाकिस्तान के आर्मी चीफ होने के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे, इसलिए एयर ट्रेवल अवॉइड करना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। बहरहाल जनरल ज़िया एयर ट्रेवल करते हुए बहावलपुर तक आ पहुंचे और टैंक शो देखने लगे, लेकिन पाकिस्तान के सहरा में ये टैंक्स कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और ना ही अपने टारगेट को एक्यूरेसी से हिट कर पा रही थी। सहरा की रेत में ये टैंक्स ऐसे चल रही थी जैसे कोई बूढ़ा आदमी लड़खड़ा कर चल रहा हो। टैंक्स की ऐसी परफॉर्मेंस देखकर जनरल ज़िया-उल-हक आग बगोला हो गए। टैंक से ज़्यादा गुस्सा उन्हें जनरल दुरानी पर था, जिन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जनरल ज़िया-उल-हक को पर्सनली बुलाया था और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ जनरल ज़िया-उल-हक का वक्त ज़ाया किया था। जनरल ज़िया-उल-हक ठीक 1 बजे सबको साथ लेकर वो बहावलपुर एयर बेस पर पहुंच जाते हैं और वहां पर लंच करने लग जाते हैं। ठीक उसी टाइम जनरल ज़िया-उल-हक का जहाज़ C-130 हरक्यूलिस टेक ऑफ के लिए तैयार किया जा रहा था। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमेशा 2 प्लेन्स ही तैयार किए जाते थे। किस जहाज़ में प्रेसिडेंट सवार होंगे, इसका फैसला वो आखिरी चंद सेकंड्स में ही किया करते थे। उस दिन जनरल ज़िया-उल-हक ने पाक 1 को चुना, लेकिन किसे मालूम था कि ये उनका आखिरी सफ़र होने जा रहा है। उस दिन जहाज़ में टोटल में 30 लोग सवार हुए।
15 क्रू मेंबर्स थे और 15 वीआईपी पर्सनालिटीज़ थीं, जिनमें जनरल ज़िया के साथ साथ अमेरिकन ब्रिगेडियर जनरल हर्बर्ट वेसोम, यूएस एम्बेसडर राफेल के साथ साथ 5 पाकिस्तानी जनरल और 5 ब्रिगेडियर भी थे। लेकिन उनके साथ साथ बड़ी तादाद में आमों के क्रेट्स भी रखे गए थे। ठीक 3:40 पर पाक 1 को टेक ऑफ करने की क्लियरेंस मिल जाती है और वो अपने सफ़र का आगाज़ कर देते हैं। लेकिन दूसरा C-130 प्लेन, जो कि बैकअप प्लेन था, वो भी वी ग्राउंड पर मौजूद था। उन्हें टेक ऑफ करने की क्लियरेंस नहीं दी गई थी। उस जहाज़ का पायलट विंग कमांडर मुनव्वर आलम था। चंद मिनट्स बाद जब वो अपना रेडियो ऑन करता है तो सुनता है कि पाक 1 डू यू कॉपी, पाक 1 डू यू कॉपी, प्लीज़ रिस्पॉन्ड। ये बहावलपुर कंट्रोल टावर की आवाज़ थी, जो कि पाक 1 के साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि पाक 1 क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, पाक 1 क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, अगर सुन पा रहे हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड कर दो। लेकिन पाक 1 की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ना ही कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना ही कोई मेडिकल, ना ही कोई वार्निंग। आखिर प्रेसिडेंट के जहाज़ के साथ क्या हुआ? ATC जल्द ही नियर बाय हेलीकॉप्टर्स को एक ऑर्डर जारी कर देती है और उन्हें कहती है कि प्रेसिडेंट के जहाज़ के साथ विजुअल कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। लेकिन कोई भी हेलीकॉप्टर विजुअल कांटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं कर पाता और वो इस काम में फेल हो जाते हैं। इतने में ज़मीन पर खड़ा एक शख्स आसमान की तरफ देखता है और उसकी नज़र एक जहाज़ पर पड़ती है, जो कभी ऊपर जा रहा था तो कभी नीचे आ रहा था। कई बार ऐसा करने के बाद वो जहाज़ अचानक से वर्टिकल डाइव ले लेता है और ज़मीन की तरफ बढ़ने लगता है। वो बर्क रफ्तारी से ज़मीन की तरफ आ रहा था। चंद सेकंड्स बाद ज़मीन और जहाज़ की टक्कर हो जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी आवाज़ मीलों दूर तक सुनाई देती है। ये वही जनरल ज़िया का जहाज़ था, जो कभी ऊपर हो रहा था तो कभी नीचे आ रहा था। ये इतनी बर्क रफ्तारी से ज़मीन के साथ टकराया था कि इसका नोज़ ज़मीन में ही धंस चुका था। ब्रिगेडियर नसीम खान वो पहले शख्स थे जो क्रैश साइट पर पहुंचे थे। उनकी सबसे पहली नज़र एक टोपी पर पड़ती है, जो जनरल वेसोम और जनरल अख्तर रहमान की थी। उसके बाद उनकी नज़र एक टांग पर पड़ती है, जिसने ब्लैक सॉक्स और ब्लैक शूज़ पहने हुए थे। वो टांग जिस्म से अलग हो चुकी थी। ये टांग जनरल ज़िया की थी। जहाज़ का मलबा कई 100 यार्ड्स तक फैल जाता है और जल्द ही क्रैश साइट पर एम्बुलेंसेस और आर्मी भी जमा हो जाती है और बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करने लगती है। कमांडोज पैरामीटर्स को सिक्योर कर लेते हैं। जो लोग 30 के 30 सवार हुए थे जहाज़ पर, वो सब के सब मारे गए। कुछ घंटे बाद सेनेट चेयरमैन गुलाम इसाक खान जनरल ज़िया की मौत का अनाउंसमेंट करते हैं। जल्द ही इन्वेस्टिगेटर्स बहावलपुर में क्रैश साइट पर पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स एक इंक्वायरी तश्कील देती है, जिसे एयर कमोडोर अब्बास मिर्ज़ा लीड कर रहे थे। उनकी टीम में C-130 के स्पेशलिस्ट और इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट ज़हीर ज़ैदी भी थे। जल्द ही अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और FBI भी शामिल हो जाती है और वो अपने जनरल वेसोम की बॉडी पर पोस्टमार्टम करने लगती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जनरल वेसोम की मौत आग लगने की वजह से नहीं, बल्कि प्लेन और ज़मीन के इम्पैक्ट की वजह से हुई है। जिससे एक बात तो क्लियर थी कि जहाज़ पर किसी मिसाइल ने अटैक नहीं किया था, ना ही बीच हवा में आग लगी थी या एक्सप्लोजन हुआ था। फिर वो जहाज़ के इंजन को चेक करने लगते हैं, हाइड्रोलिक्स और एलिवेटर कंट्रोल को चेक किया जाता है कि शायद इनकी वजह से कोई ख़राबी आई हो, लेकिन वो सब भी फंक्शनल थे। उनकी वजह से भी कोई ख़राबी नहीं आई थी। इन्वेस्टिगेटर्स परेशान हो जाते हैं कि जहाज़ के साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या। फिर इन्वेस्टिगेटर्स की नज़र जहाज़ में पड़े आमों के क्रेट्स और छिलकों पर जाती है। उनको एग्जामिन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन पर फास्फोरस, सल्फर, एंटीमनी, क्लोरीन और पोटेशियम के ट्रेसेस मिलते हैं। ये सारे केमिकल एक्सप्लोजिव्स में यूज़ किए जाते हैं। 16 अक्टूबर 1988 को ये इन्वेस्टिगेशन टीम उस वक्त के प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान के पास अपनी 365 पेजेस पर मुश्तमिल रिपोर्ट सबमिट करती हैं, जिसमें से सिर्फ 30 पेजेस ही पब्लिक किए जाते हैं। बाकी को क्लासिफाइड रखा जाता है, सीक्रेट रखा जाता है। उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि जहाज़ में कोई ख़राबी नहीं थी, कोई टेक्निकल इशू नहीं था। यह पॉसिबल है कि जहाज़ को किसी ने अंदर से ही हाईजैक किया हो या किसी ने बाहर से जानबूझकर गिराया हो, उस पर अटैक किया हो, लेकिन किसने और कैसे किया ये नहीं बताया गया। इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट कैप्टन ज़हीर ज़ैदी इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे। वो अपनी एक अलग रिपोर्ट तैयार करने लग जाते हैं और मलबे में से जहाज़ के कुछ टुकड़े लेते हैं, आमों और क्रेट्स के सैंपल लेते हैं और जहाज़ के कॉकपिट में से कुछ पीसेस लेते हैं और उन्हें अपने एक रिलेटिव की फोरेंसिक्स लेबॉर्ट्री में टेस्ट करने लगते हैं, एग्जामिन करने लगते हैं। तब उन्हें उन पर VX नर्व गैसेस के ट्रेसेस मिलते हैं। ये दुनिया की मोस्ट पावरफुल गैस और केमिकल वेपन माना जाता है और दुनिया की टॉप मिलिट्रीज जैसे US, UK, इसराइल और सोवियत यूनियन के पास मौजूद थी। इसकी अगर कैपेबिलिटी की बात करें, अगर किसी की स्किन पर इसका एक ड्रॉप भी गिर जाए तो ये उसे 15 मिनट में मारने की कैपेबिलिटी रखती है।
ये गैस नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है और बॉडी की मसल्स की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, पैरालाइज कर देती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मौत हो जाती है। कैप्टन ज़हीर ज़ैदी ने 100 पेजेस की एक रिपोर्ट तैयार कर दी और उसकी एक फ़ोटो कॉपी जनरल ज़िया के बेटे एजाजुल हक को भी प्रोवाइड कर दी। उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जनरल ज़िया के जहाज़ C-130 हरकुलिस में उस दिन ऐसी वेंट्स में इस नर्वस गैस को इंस्टॉल किया गया था। जब जहाज़ ने टेक ऑफ किया और एक अच्छा खासा एल्टीट्यूड गेन कर लिया तो किसी ने रिमोट डिवाइस से या फिर टाइमर से उसे रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से जहाज़ में जितने भी लोग मौजूद थे वो सब पैरालाइज हो गए। पायलट्स ने जहाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए, इसीलिए जहाज़ कभी ऊपर जा रहा था तो कभी नीचे आ रहा था और फाइनली क्रैश हो गया। एजाजुल हक के अकॉर्डिंग उनके वालिद जनरल ज़ियाउल हक को 3 मेथड्स के जरिए से मारा गया था। सबसे पहले तो उनके जहाज़ C-130 हरकुलिस के अंदर एसी वेंट्स में VX नर्व गैस को इंस्टॉल किया गया था और दूसरा आमों के क्रेट्स में एक्सप्लोजिव मटेरियल को इम्प्लांट किया गया था और तीसरा किसी ने सरफेस से स्टिंगर मिसाइल को फायर किया था। एक शख्स को मारने के लिए इतने सारे मेथड्स को यूटिलाइज किया गया था। उसकी वजह यह थी कि जनरल ज़ियाउल हक बहुत ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री लीडर थे। अगर वो बच जाते तो वो अपने हमला आवरों पर क़यामत से पहले ही क़यामत बर्पा कर देते। 1988 में इस क्रैश से 3 माह पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक ऑफिसर अकरम ऐवान को अरेस्ट किया जाता है। उस पर इल्ज़ाम था कि वो मुसाद और रॉ के लिए जासूसी कर रहा है। उसे एक सेफ हाउस में रखा जाता है और उसे कंटिन्यूसली 3 माह तक इंटरोगेट किया जाता है। जब जनरल ज़िया के क्रैश का वाक़या पेश आया तो उसके 1 हफ्ते बाद उसके जनाजे की फुटेज अकरम ऐवान को दिखाई जाती है और जिसमें 10 लाख लोग मौजूद थे और 30 मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट्स ने शिरकत की थी। तब जनरल ज़िया की मौत के साथ साथ उसे उसके अडॉप्टिव फादर MH अवान की मौत की खबर भी सुनाई जाती है। तब वो बलक बलक कर रोने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि वो बज़ात इस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, और वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि ये नर्व गैस पाकिस्तान में इंडिया के रास्ते से आई थी। इसमें मुसाद और रॉ दोनों इन्वॉल्व थे। वो अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट कैमरा पर रिकॉर्ड करवाता है और सारे एविडेंस दे देता है। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आ जाता है। उस वक्त जनरल ज़िया के बाद पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ जनरल असलम बेग बने। उन्होंने उन इंटरोगेशन ऑफिसर्स को अपने पास बुलाया GHQ में। तब उनसे कहा कि जो भी रिकॉर्डिंग्स और स्टेटमेंट हैं आप हमें दे दें, हम एक अच्छा और सही वक्त आने पर उसे रिलीज़ कर देंगे। लेकिन आज 2026 चल रहा है, 38 साल बीत चुके हैं, वो सही वक्त अभी तक नहीं आया। ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कोई है जो इस मर्डर को एक्सीडेंट बनाकर कवर अप करना चाहता है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो 30 लाशें मिली थीं उनके पोस्टमार्टम होना थे, लेकिन उनके पोस्टमार्टम्स को रोक दिया गया। जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करना था उन्हें अलग अलग जगहों पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। चंद साल बाद एक और कमीशन बनाई गई जिसे जस्टिस शफीउर रहमान लीड कर रहे थे, लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट भी आज तक पब्लिक नहीं की गई। जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक को भी बार बार थ्रेटन किया जा रहा था कि वो अपने बाप के केस को परसू करना बंद करे और अपने पॉलिटिकल करियर पर फोकस करे। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ज़हीर ज़ैदी को भी हरेस किया जा रहा था। उसे कभी इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाता, कभी उधर से इधर ट्रांसफ़र किया जाता। उसे बार बार पैगाम दिया जा रहा था कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को बंद करे वरना उसके करियर को ख़त्म कर दिया जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चंद साल बाद उसके करियर को ख़त्म कर दिया गया। और दूसरी तरफ 2 हाई प्रोफाइल अमेरिकन ऑफिसर्स मारे गए थे, इसलिए FBI ने भी अपनी रिपोर्ट जल्दी तैयार कर ली, लेकिन उनकी रिपोर्ट भी आज तक डिक्लासीफाई नहीं हुई, पब्लिक नहीं हुई। और इधर पाकिस्तान में जनरल महमूद दुर्रानी, जिन्होंने उस दिन जनरल ज़िया को 16 कॉल्स की थी और उन्हें आने के लिए फोर्स किया था, और आमों के क्रेट्स भी उसने ही जहाज़ पर लोड करवाए थे, उससे कभी ऑफिशियल इंटरोगेशन के लिए भी नहीं बुलाया गया। अब ज़रा सीधी बात करते हैं। जो अकरम ऐवान का कन्फेशनल स्टेटमेंट था, जो उसकी टेप रिकॉर्डिंग्स थी, उसे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग ने अपने पास रख ली। जो जहाज़ का मलबा था, जो एविडेंस था, उसे बेच दिया गया स्क्रैप में। आप ज़रा हमारी इन्वेस्टिगेशन की लेवल चेक करें। हमने पूरा का पूरा हाथी ही गायब कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स को हरेस किया गया, डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र किया गया, पोस्टमार्टम से रोक दिया गया। जो कमीशन रिपोर्ट बनी थी उन्हें आज तक पब्लिश नहीं किया गया। अगर ये सिंपल एक्सीडेंट था तो इतनी सीक्रेसी मेंटेन करने की आखिर क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर ये सबोटाज था, किसी ने जनरल ज़ियाउल हक के जहाज़ को जानबूझकर गिराया था, तो किसने और कैसे गिराया,
ये समझने के लिए हमें उस वक्त की रीजनल पॉलिटिक्स को समझना होगा। उस टाइम पर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन जंग हार रहा था। उनके 15,000 सोल्जर्स मारे जा चुके थे, हज़ारों जख्मी थे। सोवियत यूनियन की हार की वजह पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल हक ही था। ज़िया-उल हक ने ही मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, फंड किया, उन्हें ट्रेन किया और उन्हें हथियार प्रोवाइड किए थे। वो ज़िया-उल हक ही था जिसने अफगानिस्तान की सरजमीन को सोवियत यूनियन के लिए ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर बना दिया। उस दिन जनरल ज़िया-उल हक के साथ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान भी मौजूद थे, जो अफगानिस्तान में ISI के ऑपरेशंस के हेड थे। तो कहने का मतलब यह है कि सोवियत के पास हर रीज़न था, वो इन्हें जिंदा नहीं देखना चाहते थे। और उस टाइम पर सोवियत यूनियन UK में ऐसी हलाकतें नर्व गैस टाइप कर भी चुके थे। और दूसरा डाउट जाता है इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद पर, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद मुस्लिम दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब को नहीं देख सकती, वो उसे अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कंसीडर करती है। इसीलिए वो इस टाइम ईरान के पीछे भी पड़े हुए हैं और उस टाइम वो ऐसी हलाकतें भी कर रहे थे। 1981 में उन्होंने इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दिया, तबाह कर दिया और उनके जो साइंटिस्ट थे उन्हें चुन चुन कर मारने लगे थे। US एम्बेसडर टू इंडिया जॉन गनर का भी यही क्लेम था कि जनरल ज़िया-उल हक के प्लेन क्रैश के पीछे मुसाद का ही हाथ है। इसके अलावा इंडिया के पास भी सारे रीजंस थे जनरल ज़िया को हलाक करने के, क्योंकि हम इंडिया के साथ 3 जंगें लड़ चुके हैं और हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी इंडिया के साथ compete करने के लिए ही बनाया जा रहा था। और जो इंडिया की खालिस्तान की मूवमेंट चल रही थी, पाकिस्तान उसे हवा दे रहा था और जो कश्मीर इशू था वो भी अपने उरूज पर था। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया के पास भी सारे रीजंस थे जनरल ज़िया को मारने के। और जो अकरम ऐवान था, जिसकी कन्फेशनल रिपोर्ट को छुपाया गया था, उसकी कन्फेशनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी जो नर्व गैस आई थी वो इंडिया के रास्ते से ही आई थी। इस क्रैश को लेकर कई सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी बनी कि ये अमेरिकन्स का काम है और उनके जो लोग मरे हैं वो इसमें कोलेट्रल डैमेज है, या ये शिया कम्युनिटी का काम है या ये ईरान का काम है, क्योंकि जनरल ज़िया सऊदी अरब को सपोर्ट करते थे। बहरहाल आज 37-38 साल गुजरने के बावजूद भी ये केस एक मिस्ट्री है। आज भी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक नहीं हुई और जाहिर सी बात है इसमें बड़े लोगों का हाथ होगा, वरना आप जैसे या मेरे जैसे लोग होते तो वो अब तक सूलियों पर चढ़ जाते। यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। अगर आप और भी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कराची को किसने तबाह किया। ये रही लाहौर की गैंग वॉर्स की कहानी और यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मुजाहिदीन तालिबान कैसे बने।